वन आई होप यू डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं आरआरबी टीजीटी साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि साइंस से रिलेटेड होंगे और साथ में हम प्रोफेशनल एबिलिटी भी करेंगे। ये कॉमन पेपर के लिए होगी जो कि सभी के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि है फिजिक्स का। फिजिक्स के टोटल 7 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है प्रोफेशनल एबिलिटी का तो आई विल पिन दैट एंड द आई बटन, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करके करेंगे। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, इट्स अपवर्ड मोशन कॉन्टिन्यूस, उसका ऊपर जाने वाला मोशन जो है वो कंटिन्यू रहता है आफ्टर द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, दिस बेस्ट इलस्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले तो ना इसको समझ लो कि वो क्या कहना चाहता है। देखो, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज जो यूनिवर्स की है, विल स्टे इन मोशन और रेस्ट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी, तो हमने इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वो किस वजह से जा रहा है? वो इसी वजह से तो जा रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तो फोर्स जो है उन्होंने बताया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ही मास बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी नहीं है यहाँ पर। एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, मास सेम रहेगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल रॉड फील वार्म व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। देखो, अगर जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, तब उसमें से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? उसमें से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है और उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट होता तो आप ये कहते कि यहां पर वार्म की जगह अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे कि आयरन फिलिंग्स आपने रख दी और वो अट्रैक्ट कर रहा है, या कंपास आपने रख दी, वो क्या कर रही है? डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, बट यहां पे तो बात की है हीटिंग की, तो फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इको ऑफ द साउंड इज हर्ड आफ्टर 0.2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्पीड यहाँ पे दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली निकलेगा हमारा 17। ठीक है, तो 340 अपॉन 0.2 विच इज 340 अपॉन 2। ठीक है, ये कुछ होगा, सॉरी, हाँ, 17 मीटर समथिंग, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में 17 मीटर समथिंग आया। ठीक है, नहीं, ये इस फॉर्मूला से नहीं होगा, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करके दिखाऊंगी बाय द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, सो डोंट वरी, इस क्वेश्चन को अभी हम दोबारा से करते हैं, पहले हम बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रिज्म स्प्लिट्स a prism splits white light. Yes, just give me a minute. A prism splits white light into different colors because of, क्यों वो स्प्लिट कर रहा है व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन। देखो, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सारे प्रोसेसेस क्या है। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, देखो अगर हम 10 तक की बात करें तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन पढ़ा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी your prism which is actually a bending, split into white light into 7 colors is going to be your dispersion। चलो, अभी ना मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार देख लिया है, एक बार आप ऊपर वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, सो यस, स्पीड जो दी हुई है वो 340 है। ठीक है, स्पीड जो है वो 340 है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो हमको स्पीड दी है, टाइम दिया है, स्पीड 340 दी है, डिस्टेंस ये है, टाइम हमारा 0.2 सेकेंड है। तो 340 इंटू 0.2 अगर आप करेंगे तो लगभग लगभग आंसर आएगा 34 मीटर, और जो करेक्ट आंसर है वो है 34 मीटर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ रियल मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%। इट इज ड्यू टू, हमेशा जो एफिशिएंसी होती है एक रियल मशीन की वो कैसी होती है, बेसिकली 100% नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग जाता है। फ्रिक्शन इज अ स्टॉपिंग फोर्स, जो हमेशा उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, एंड द मशीन इज गोइंग अगेंस्ट टू इट, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रांसफॉर्मर है, वो अपनी वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है 220 से 1100 वोल्ट तक, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, सेकेंडरी कॉइल है, इट इज स्टेप अप फॉर्मर या पावर आउटपुट ज्यादा है उसकी। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज स्टेप अप फॉर्म ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि धीरे धीरे अपनी वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक फ्यूज की वायर है, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, फ्यूज वायर को आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल वायर के साथ, या फिर और न्यूट्रल होती है ब्लैक वायर अर्थ वायर के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज सीरीज विद लोड। ठीक है, यस द करेक्ट आंसर इज सीरीज विद लोड। कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की करेगी, हमेशा ध्यान रखना जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें कि आप मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे गोल्ड के पास ये प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम के पास ये प्रॉपर्टी, अगर शीट्स होता तो मैलिएबिलिटी, करेक्ट आंसर इज डक्टिलिटी। कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। ठीक है, पहले तो इस चीज को समझो कि ना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो दोनों शो करता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड दैट इज जिंक ऑक्साइड। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The process used for refining the petroleum is fractional distillation, crystallization, filtration, sedimentation. So the correct answer is fractional distillation on the basis of their volatility और different boiling point, वो क्या होते हैं, separate हो जाते हैं। Which has the highest calorific value, highest calorific value मतलब कितनी ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, किसकी सबसे ज्यादा होगी। सो एलपीजी, एलपीजी सबसे ज्यादा हीट रिलीज करता है क्योंकि इसमें सूट नहीं होता और ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है। द रस्टिंग रेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस, कब रस्ट लगेगा, देखो रस्ट के लिए ना हमें सबसे पहले चाहिए पानी और मॉइस्चर बोल सकते हैं और ऑक्सीजन, तो देख लो जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज मॉइस्चर विद सॉल्ट। विच एलिमेंट, एक मिनट, प्योर वाटर, ड्राई वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वो तो हवा में होगा नहीं ना। विच एलिमेंट इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग की ही बात करें तो लोहे पे जंग ना लगे, ठीक है, उसके लिए हम जिंक की परत करते हैं जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। द फंक, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, मतलब किडनी में कौन से सेल्स हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन होते हैं आपके ब्रेन के सेल, ठीक है, और नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी के सेल, ठीक है, ध्यान रखना। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। एल्वियलिस होता है आपका लंग्स में, और विलेई होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज जो हुई है वो कहाँ से आती है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ग्लूकोज से आती है, या फिर वाटर से आती है, क्लोरोफिल से, दैट इज फ्रॉम वाटर। वाटर का रिडक्शन होता है ना, राइट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट शुगर, कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, शुगर यानी ग्लूकोज, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैरेंकाइम। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम इज फॉर फूड। सो शुगर्स क्या है, सुक्रोज क्या है, प्लांट शुगर है, प्लांट का बेसिकली अगर उसे स्टोर करके रखे तो स्टार्च फॉर्म। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है जो अपना खून सबको डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव, और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो सबसे खून ले सकता है, दैट इज ओ बी, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वाले ना रेयर डोनर होते हैं,
रेयर डोनर और रेसिपिएंट भी बोल सकते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को देखने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है बिकॉज ऑफ विटामिन ई। ठीक है, इसके लिए द पर्सन हैज टू टेक मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, ठीक है, कैरोटीनॉइड ज्यादा लेने चाहिए। Which organism is used in production of alcohol by fermentation? Lactobacillus is a bacteria. Yeast is a fungus. Penicillium is a fungus. Rhizobium is a bacteria. So the correct answer for this question is yeast. Now let's come to the 21st question, which is professional ability. एक टीचर है, उसका मानना है कि ट्रूथ इज अनचेंजिंग रिटर्न है, इसको कभी हम बदल नहीं सकते। सो ये क्या है? इट इज हर आइडियलिज्म। ठीक है, लिंकिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिव वर्क इज मोस्ट एम्फोसाइज बाय, किसने कहा था एजुकेशन को वर्क के साथ किसने जोड़ा था? रोजो, गांधी, प्लाटो या डुई? सो द करेक्ट आंसर इज गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रहा है बहुत सारे फेस्टिवल, इसका मतलब वो कल्चर में प्लूरलिज्म लेकर आ रहा है, ना कि लैग, ना कि कंफ्लिक्ट। ये कोई ए और डी दो बार आ गए ऑप्शन। एजुकेशनल रोल इन हेल्पिंग रूरल यूथ, एजुकेशन का क्या काम है इन हेल्पिंग द रूरल यूथ टू अडेप्ट टू अर्बन जॉब मार्केट? इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, कल्चरल हेरिटेज। देखो यहाँ पे कल्चर और रिलीजियस का तो कुछ है ही नहीं ना, तो बच्चे एजुकेशन का रोल है कि रूरल के यूथ को इस तरीके से बनाए कि वो अर्बन जॉब मार्केट में खरे उतरे, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। द स्टेटमेंट एजुकेशन शुड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट में रिस्पेक्ट हो, सबको बेसिकली सब अपने राइट्स का मिसयूज ना करें, है ना। तो ऐसी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? ह्यूमन राइट एजुकेशन, वोकेशनल, वैल्यू न्यूट्रलिटी या फिर ट्रेडिशनल? तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन राइट एजुकेशन। एक लर्नर सेंटर्ड करिकुलम दैट चेंजेस बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड, एक ऐसा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है सोसाइटी के नीड पे चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर, लाइफ सेंटर्ड या टीचर सेंटर? सो द करेक्ट आंसर इज लाइफ सेंटर्ड अप्रोच। कौन सी साइकोलॉजी ब्रांच है जिसमें टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस बताई जाती हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी? देखो हम एजुकेशन साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं जिसमें हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, फिर लर्निंग किस तरीके से बच्चे की लर्निंग होगी, कैसा माहौल देना चाहिए, एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मैच इंडिविजुअल स्टूडेंट। हम हमारी क्लास में तरह तरह के बच्चे हैं, हमें उनके हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है, तो वो सोशल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन तो हुआ कि आपने उनको बांट दिया, ऐसा नहीं करना। अगर हम यहाँ पर देखें एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मैच इंडिविजुअल स्टूडेंट पेस, इसलिए करते हैं क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ना कि कोई क्लासरूम में लैग है। एक टीचर है जो स्पेशल सपोर्ट दे रही है गिफ्टेड स्टूडेंट को, इज अप्लाइंग इंक्लूसिव एजुकेशन अप्लाई कर रही है, रेमेडियल, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या मास इंस्ट्रक्शन? सो द करेक्ट आंसर इज डिफरेंशिएटेड, सबसे अलग। क्यों? क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे उनको थोड़ा सा अलग से सपोर्ट चाहिए होता है, उनको उनकी लर्निंग जो होती है वो दूसरों से हट कर होती है। इन पियाजे थ्योरी लॉजिकल थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो पियाजे की थ्योरी है लॉजिकल थिंकिंग जो होती है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी जो डिफिकल्ट आइडियाज हैं, दैट अपीयर्स इन एब्स्ट्रैक्ट कब सोचता है, कब सोचना शुरू कर देता है? जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। कौन सी इवैल्यूएशन टाइप है जो कि चेक रखती है लर्निंग हो रही है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बार बार? दैट इज फॉर्मेटिव। द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर डेवलपिंग टीम वर्क, टीम वर्क कराना है क्या यूज करोगे? लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ड्रिल या डेमोन्स्ट्रेशन? ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, बच्चों में मोटिवेशन आएगा, टीम स्पिरिट भी दिखेगी। इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी, एक डेमोक्रेटिक है जिसमें सबकी बात सुनी जाती है, तो डिसिप्लिन टीचर अथॉरिटी नहीं होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बच्चे करेंगे, ना ही फियर ऑफ पनिशमेंट और ना ही स्ट्रिक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू क्राइसिस, वैल्यू की कमी देखने को मिल रही है, ओवर एम्फासाइज कर दिया आपने, सारा दिन वैल्यूज ही बताते जा रहे हो। वैल्यूज आर नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट। ठीक है, इरोजन ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, विच इज करेक्ट।
क्योंकि वैल्यू क्राइसिस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दैट इज 35। अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रोल प्ले अ पंचायत मीटिंग। तो टीचर क्या करना चाहती है? टीचर लोकल गवर्नेंस समझा रही है क्लास में। लेक्चर मेथड, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।